यस, यस, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. तो क्या किया गया कि अर्लियर इट वाज फेल्ट, जब ये दिस division of states was being made, redistribution. So at that time some of our political leaders they were having this type of feeling कि भाई if we divide the large states into smaller parts, new states बना देंगे या small area की states बना देंगे, तो it will create a problem for administrative reasons. चलाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी छोटी छोटी स्टेट्स बनेंगी. बट लेटर ऑन विद एक्सपीरियंस इट वाज फेल्ट कि स्मॉल स्टेट्स में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किल नहीं आती है, काम करने में देयर इज नो डिफिकल्टी, रादर वो एक तरह से दे ब्रिंग एफिशिएंसी इन द वर्क. जैसे हम कहें, वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल. जैसे मान लीजिए योर क्लास, योर सेक्शन, मान लो वहाँ पे 100 चिल्ड्रन आर देयर, तो अब इन वन सेक्शन, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट 100 स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम. जितने साइज का एक नॉर्मल क्लासरूम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देयर सीटिंग अरेंजमेंट देयर. चलो वो भी कर लें किसी तरीके से, तो कितना टाइट होके बैठेंगे, बड़ा मुश्किल होगा, है ना. डिसिप्लिन वाइज देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, शोर होगा, नॉइस होगी, प्रॉपर तरीके से टीचिंग लर्निंग विल नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस टीचिंग लर्निंग वर्क इन ए गुड मैनर. किचकिच सी होती रहेगी, है ना. तो इसका मतलब अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, नाउ वर्क कैन बी डन वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली. तो ऐसे ही यहाँ पर है कि बड़ी स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती भी हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये देखना चाहिए हमें. अगर तो वो ठीक ठाक से काम कर सकते हैं फिर तो नो प्रॉब्लम इज देयर, बट इन केस एफिशिएंसी इज मिसिंग, तो स्मॉल स्टेट्स में भी बढ़िया तरीके से काम हो सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ये यहाँ पे बताया हुआ है. तो रादर कंट्री फील्स मोर यूनाइटेड. ये मोर यूनाइटेड तो ये तो एक लोगों की इमोशनल फीलिंग होती है कि भाई हाँ, वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, वी ऑल बिलोंग टू भारत, या जो भी देश के नाम है, हर एक की अपने अपने कंट्री के साथ होती है. तो मतलब कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है स्टेट्स को डिवाइड करने का या उनके एरिया को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का. ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी हो सकता है, ये लैंग्वेज के बेसिस के भी ऊपर भी हो सकता है, ये कोई कल्चरल बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, किसी भी रीज़न के करके. तो पहला काम ये किया गया कि ज़्यादातर जो स्टेट्स थी वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनाई गई. आपको हैरानी होगी, हमारी जो अपनी स्टेट है ये पंजाब, 1966 में से पहले तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे को पंजाब ही बोलते थे. तो उसके बाद फिर लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया गया. जो हिमाचल का एरिया वो हिली एरिया है, उसको अलग कर दिया गया. हरियाणा ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग एरिया है, पंजाब में ज़्यादातर पंजाबी स्पीकिंग है, तो उस बेसिस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया. ठीक है. ऐसे ही पहले गुजरात और महाराष्ट्र का, तो सौराष्ट्र भी उसको बोल देते थे. ठीक है. तो अब वहाँ पे मराठा, जो मराठी लैंग्वेज वाला पार्ट है, वो महाराष्ट्र, और जो गुजराती लैंग्वेज जहाँ पे डोमिनेंटली गुजराती लैंग्वेज बीइंग स्पोकन, तो वो गुजरात है. ऐसे बहुत सारी स्टेट्स बनाई. नाउ नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदरवाइज ऑल्सो यू शुड नो इट वेरी केयरफुली. अब ये इसमें क्या है, यू कैन अंडरलाइन. सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. पहला क्या था, फर्स्ट पॉइंट में हमने किया लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स. नाउ लैंग्वेज पॉलिसी, कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, विच लैंग्वेज इज टू बी टेकन एज अवर नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज, ये उसके बारे में है. सो अब आप यहाँ बीच में देखो, इट इज़ गिवन कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज बीइंग रिटन, तो इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन नो लैंग्वेज वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. किसी एक लैंग्वेज को नेशनल मतलब जो पूरे कंट्री में जिसको एप्लीकेबल किया जा सके या लोग बोलते हैं, पूरे देश में बोलते हो. नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. क्या किया गया, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ करके दिया हुआ, प्लीज अंडरलाइन. बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस. ठीक है. उसके बाद पहले अंडरलाइन कर लो, देन आई एक्सप्लेन ऑल टुगेदर. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled languages by the Constitution. ये सारा बाकी का एग्जाम्पल ही है. इसका मीनिंग है कि इंडिपेंडेंस के बाद से many of us being in North India, we may think कि majority of people they understand Hindi language, तो हिंदी should be made the national language. But in reality, North India में हिंदी is being spoken. हम सब समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, है ना, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में. बट सेम केस इज नॉट विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या सदर्न स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री.
वहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे वो दूसरे अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, कन्नडा है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल, मराठी, ये नॉर्थ ईस्ट की उधर से मिज़ो की भाषा है, या वहाँ असमिया लैंग्वेज है, ऐसे उधर की अपनी मणिपुरी है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। तो मतलब है कि हिंदी का जो पार्ट है, इफेक्ट है, दैट इज़ बीइंग सीन ओनली अप टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना। और ज़्यादा कह ले, चलो कुछ समझ लेते हैं, मान लो लिख नहीं पाते तो थोड़ा समझ लेते हैं, या थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं, मान लो हम 45 भी कह लें, ज़्यादा भी अगर अपना पॉइंट बढ़ाए, मान लो 40-45%, ठीक है। तो इसका मतलब फिर बाकी के लोग वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो इस करके ये कहा गया कि भाई एक लैंग्वेज को फोर्सफुली वी शुड नॉट इम्पोज ऑन रेस्ट ऑफ द पीपल, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो इस करके हिंदी को इम्पोर्टेंस तो दी जाती है, ऑफिशियल कामों में भी इसको यूज़ किया जाता है, बट इट हैज़ नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद फिर क्योंकि हमारा कंट्री एक, क्यों नहीं ऐसे किया गया, क्योंकि एक हमारा कंट्री जो है, इट्स ए वेरी बिग कंट्री, वेरी वास्ट लार्ज साइज का कंट्री है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर लिविंग हियर, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर्स, देयर वेज ऑफ लिविंग आर डिफरेंट, है ना, अपने अपने तौर तरीके हैं, लैंग्वेजेस भी अलग अलग है। सिंस देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, तो फिर हर एक को अपनी लैंग्वेज बढ़िया लगती है। जैसे हम लोग हैं, हमें वी पीपल आर कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल एज इन पंजाबी, हमें दोनों ही ठीक लगती हैं, है ना। बट कईयों को हो सकता है हिंदी नहीं बोलनी आती है, नहीं समझ में आता है, तो वो लोगों के लिए फिर क्या किया गया कि और भी कंट्री में जो मेन लैंग्वेजेस हैं, अंडरलाइन आपने किया, 21 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। मतलब जो सारी, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है उसके लैंग्वेज के भी आगे कई तरह के डायलेक्ट होते हैं, कई तरह के बोलने के एक्सेंट होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी के भी आगे कई उसकी वेरिएशंस हैं, मैथिली लैंग्वेज है, अवधी है, भोजपुरी है, ये सारे अलग अलग है तो हिंदी, बट उसके भी अलग अलग ऐसे वेज ऑफ स्पीकिंग है ना। तो कहने का मतलब है कि हिंदी के अदर देन हिंदी 21 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो मेन लैंग्वेजेस हैं, दे हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, दे आर नोन एज, दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। और बाकी की हैं जो अदर देन दीज 21, हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस, इनके अलावा जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं, दे आर नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। नॉन शेड्यूल्ड ओनली इन दिस वे कि भी उनका नाम नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज वो बोली जाती हैं, पढ़ी लिखी जाती हैं, बट मेंशन नहीं किया गया उनका, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो ये होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, जिसमें ये आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बनते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो ये सारी लैंग्वेजेस में, ये 21 लैंग्वेजेस में, हिंदी प्लस 21 लैंग्वेजेस, इनमें सब में पेपर होते हैं। तो जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबली लिख सकता है, समझ सकता है, या जिसका जो भी मीडियम है, दो स्टूडेंट्स, दो चिल्ड्रन कैन अपीयर विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी मीडियम ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। जिसको जो कंफर्टेबल लगे, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे, वो उस लैंग्वेज में कर सकता है। कौन सी लैंग्वेजेस? जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इनके अलावा बाकियों में पेपर नहीं होता है। इन 21 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस हमें कहना चाहिए, हिंदी को इंक्लूड करके, तो इसमें पेपर आता है, प्रिंट होता है, सब कुछ है, बच्चे जिसको जो ठीक लगे उसको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक। ये क्यों किया गया? ताकि लोग कंफर्टेबल रहें, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को फोर्सफुली इम्पोज जब करते हैं तो लोग फिर उसको, दे डोंट लव दैट लैंग्वेज, रादर दे स्टार्ट हेटिंग दैट लैंग्वेज। हमारे ऊपर, आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, ज़बरदस्ती कोई कहे कि आप लोग, यू आर स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस, हम लोग 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो हम 3 लैंग्वेजेस वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई और आके कहे कि 3 लैंग्वेजेस तो आपने करनी है, बट इन एडिशन टू दिस आपने चाइनीज़ लैंग्वेज भी पढ़नी है, या स्पेनिश लैंग्वेज भी पढ़नी है? अब वो हमारे, या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी है, अब मान लो हमें नहीं अच्छी लगती, वी डोंट लाइक दैट, वी डोंट फील द नीड ऑफ लर्निंग ऑफ दैट लैंग्वेज, तो हमें बढ़िया नहीं लगेगी, हम खुशी खुशी नहीं सीखेंगे, ज़बरदस्ती तो ठीक है, अभी अब मजबूरी है तो ठीक है, बट अंदर से अपनी खुशी से नहीं सीखेंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि किसी को लैंग्वेज के लिए कंपल्शन नहीं किया जा सकता, जिसका जो मन करता है, हमें कोई कंपल्शन ना करे, अपनी मर्जी से, हो सकता है आप या मैं, अभी भी हम लोग कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, अगर हमारा मन करता है, हम बांग्ला लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम तमिल लैंग्वेज सीख सकते हैं,
हम उर्दू लैंग्वेज सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी सीख सकते हैं, बट वो हमारी मर्जी होगी, किसी की ज़बरदस्ती नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कि जिसका जो दिल करे, बट जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, दे हैव बीन गिवन दिस फैसिलिटी। उसके बाद इन दिस पैरा इट हैज़ बीन टोल्ड कि जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि दे इम्पोज्ड सिंहाला लैंग्वेज, दे कंपेल्ड देयर पीपल, चाहे वो तमिल थे या सिंहाला थे, दे कंपेल्ड कि नहीं जी सिंहाला लैंग्वेज ही मेन लैंग्वेज है, उसी को इम्पोर्टेंस देंगे। तो फिर पीपल गॉट एंग्री, पीपल दे फेल्ट रिजेंटेड, गुस्सा लगा उनको, बुरा लगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें क्या किया गया, प्लीज अंडरलाइन फ्रॉम हियर, कि कॉशियस एटीट्यूड वाज एडॉप्टेड। कॉशियस होते केयरफुल, कि भी पहले ही सोच के कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ को जब हम ध्यान में रखते हैं तो वी से कि वी आर एडॉप्टिंग कॉशियस एटीट्यूड। तो फिर क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज अंडरलाइन, ये 1 मार्क में आ सकते हैं आपको यहाँ से, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965, बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग states demanded that use of English should continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form, and central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. ये पूरे पैरे को आपने करना है अंडरलाइन। मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एट दैट टाइम इट वाज थॉट कि चलो अभी नया नया है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी ऑल ऑफिशियल वर्क वाज बीइंग डन इन इंग्लिश, तो ये सोचा गया कि चलो इंग्लिश को कंटिन्यू करते हैं। बट इंग्लिश विल नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर, कि भी चलो 10-15 साल कर लेते हैं, 19 मान लो 50 से भी हमारा हुआ इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 50 से लेके 15 ईयर्स का टाइम 1965 कि भी तब तक हम लोग सेटल हो जाएंगे, क्योंकि नया नया इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री है तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी, हर तरह की भी, चलो तब तक थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगी। तो एट दैट टाइम 65 तक का टाइम आते आते वी विल स्टॉप यूजिंग इंग्लिश। बट हुआ क्या कि प्रपोजल तो ये था, बट हुआ क्या कि उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी हमारे कंट्री में, अभी भी हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद हिंदी, उनको हिंदी मुश्किल लगती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, नाउ 2 लैंग्वेजेस आर बीइंग यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी, इंग्लिश तो हमारी नेशनल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स की थी, वी वर देयर कॉलोनी। तो अपने इंपीरियल कॉलोनिस्ट की लैंग्वेज को थोड़ी हम लोग मान सकते हैं अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ठीक है कि आजकल के टाइम में हमें काम करने के लिए ये एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड लैंग्वेज है, काम इसी में होता है, तो वो सीखते हैं। बट वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारी अपनी नहीं है, हमारे कंट्री की कोई भाषा इंग्लिश अपनी हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो हम इसको, जब जो लैंग्वेज नेटिव ही नहीं है तो हम उसको नेशनल कैसे बना लें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड है, फिर क्या किया गया, एक दूसरा स्टेटस वाज गिवन टू इट, ऑफिशियल, कि भी जो ऑफिस के काम है, जो गवर्नमेंट के, सरकार के काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा सकता है। जो स्टेट्स सेंटर के साथ काम करने में मतलब हिंदी में कंफर्टेबल हैं, दे कैन मेक यूज़ ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, वो अपना जो भी सरकारी कामकाज है वो हिंदी में कर सकते हैं। जो स्टेट्स इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर लें भी, क्योंकि कोई कुछ कॉमन तो चाहिए ही था ना। जैसे हम लोग पंजाब में हैं, मान लो पंजाब सरकार को, पंजाब गवर्नमेंट को इंटरेक्ट करना है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस विद तमिलनाडु गवर्नमेंट, उनके साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कुछ चिट्ठी पत्र भेजना है, कुछ कोई कॉन्टेक्ट करना है, ठीक। अच्छा, तो अब पंजाबी लोगों को आती नहीं तमिल लैंग्वेज, हमें कौन सा आती है ना, पता तो है तमिल लैंग्वेज, बट हमें नहीं पता कोई तमिल मूवी हो, आपने कई बार ही देखा है ना, तमिल वाली मूवी कुछ हो या कोई सीरियल हो या कुछ भी हो, तो हम बस उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के अंदाज़ा लगाते हैं, हंस रहे हैं तो हमें लगता है कोई हंसने वाली बात की होगी, कोई गुस्से में बोल रहे हैं तो हमें लगता है दे आर गेटिंग एंग्री, बट हमें पता नहीं लगता है एक्चुअली कि वो क्या बोल रहे हैं। सेम थिंग इज़ विद देम। अब हम पंजाबी लोग पंजाबी में कोई जोक को सुनाए, एक दूसरे को हंसे, उनको क्या पता लगना क्या बोल रहे हैं, या कोई आपस में पंजाबी लोग लड़ाई झगड़ा करें तो मारा मारी हो जाए, उसको देख के तो पता चल जाएगा कि झगड़ा हो रहा है, बट बोल क्या रहे हैं तमिल पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के लोगों को दे आर नॉट नोइंग द लैंग्वेज। तो फिर अगर बात करनी है, कुछ कम्युनिकेशन करनी है, तो कोई तो कॉमन होना चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है, या तो हम इंग्लिश यूज़ कर ले, अगर उनके कुछ लोगों को हिंदी आती है, हमारी स्टेट के कुछ लोगों को, गवर्नमेंट लोगों को हिंदी आती है, तो हिंदी में भी कर सकते हैं, और हिंदी नहीं तो फिर इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ये रखा गया कि कोई लोगों को ये ना लगे कि भी
फोर्सफुली कुछ उनके लिए कंपेल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है। रीज़न इसके पीछे ये था ताकि, क्योंकि वास्ट कंट्री है, लोगों में इस बात का गुस्सा नहीं आना चाहिए कि हमारी मदर टंग को, हमारी लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा है और दूसरी लैंग्वेज हमारे ऊपर ज़बरदस्ती से थोपी जा रही है, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो, साउथ इंडिया में, खास करके तमिलनाडु में, बहुत सारे वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, उन्होंने ज़बरदस्ती से इस बात को इशू बनाया कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, वहाँ पर एजिटेशंस करने स्टार्ट कर दिए, सिर्फ अपनी लोकल, जैसे बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी कोई मतलब लोगों में पॉपुलर होने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ज़बरदस्ती से वहाँ आंदोलन कर दिए, एजिटेशंस कर दिए कि भाई जी हमारे ऊपर तो हिंदी थोपी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी तमिल लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उन्होंने अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपनी लोकल पॉलिटिक्स करने के लिए ऐसी बातें की, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ आर यूज्ड। उसके बाद ये सारे में इसी तरह से बताया हुआ है कि हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट व्हेन वी कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन द सिस्टम। रिजिड सिस्टम नहीं है हमारा। रिजिड होता है सख्त हो जाना, स्टैंड स्टिल, जिसमें कोई चेंज ही ना किया जा सके। सो आवर सिस्टम इज नॉट ए स्ट्रिक्ट रिजिड सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। रादर आवर सिस्टम इज ए फ्लेक्सिबल, ज़रूरत के मुताबिक जब हम चेंज कर सकते हैं तो दैट मीन्स फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, तो आपको यहाँ पर यू कैन लर्न दीज टू वर्ड्स एज ऑपोजिट्स ऑल्सो। रिजिड का ऑपोजिट फ्लेक्सिबल। जैसे राइट नाउ यू पीपल आर अटेंडिंग क्लासेस फ्रॉम होम, तो अब एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे सोफे पे बैठ के यू कैन अटेंड द क्लास, यू कैन सिट ऑन बेड, यू कैन सिट ऑन सेपरेट स्टडी टेबल, यू कैन सिट ऑन द फ्लोर, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पर आप बैठे हो। जहाँ मुझे कंफर्टेबल लग रहा है आई एम सिटिंग, है ना, जहाँ दिल करा है हम बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी कम टू क्लास, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे कौन सा सिस्टम है, क्योंकि मैनी पीपल आर इन्वॉल्व एट द सेम टाइम, एक डिसिप्लिन वे में चलना होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिजिड होके काम करना पड़ेगा। वहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 अपने घरों से बेड ले आओ, सोफे ले आओ, तो कहाँ रखेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इन सम डिसिप्लिन्ड मैनर वी हैव टू वर्क। तो वहाँ पे फिर बेंच लगाए जाते हैं, तो देन ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सिट ऑन द बेंचेज ओनली, है ना। टीचर है तो उनके लिए डाइस होता है, तो हमें उसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो दैट मीन्स फॉर हैविंग डिसिप्लिन इन द स्कूल सेटअप, तो हमें उस समय रिजिड होके काम करना पड़ता है कि हम बेंच पे ही बैठ सकते हैं और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि भाई सिस्टम में, हमारा जो कंट्री का सिस्टम है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, सिचुएशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तो यू ऑल चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड वेदर यू लाइक पोल साइंस और नॉट, सबको पता होना चाहिए। अब इसमें है, पहले तो आप यहाँ पर एक मिनट अंडरलाइन कर लो, फिर मैं समझाती हूँ सारा। यहाँ मिडल ऑफ द पैराग्राफ है, यहाँ करके, फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी, प्लीज फाइंड दिस लाइन, यहाँ करके है, फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर and in most of the states. This meant that state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. Autonomous मतलब independent, free independent units. फिर उसके बाद as and when ruling party at the state level was different, parties that ruled the center tried to undermine the power of, undermine मतलब reduce, कम करना, reduce या undermine the power of the states. And in those days, central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. ये सारी lines, full para. इसका meaning ये है, ये बाद में आप पढ़ लेना, मैं इसका आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ दिस पैरा। इसका मीनिंग ये है बेटा कि एज वी नो कि इन ए फेडरल सिस्टम देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक है हमारे कंट्री में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, एक है बाकी की रेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक। अच्छा, अब नाउ बिटवीन दीज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हाउ पावर इज बीइंग शेयर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया, वहाँ पे तो बता दिया कि ये स्टेट के काम है, स्टेट इन कामों को कर सकती है, ये काम सेंटर के हैं, इन कामों के सिलसिले में कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट यूनियन लिस्ट है, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। बट इन रियलिटी
वहाँ लिखा हुआ तो ठीक है, बट इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, व्हेन दैट एक्सरसाइज इज डन इन रियल टर्म्स, जब एक्चुअल में उन बातों को काम में प्रैक्टिकली लाया जाता है, तो किस टाइप की सिचुएशंस कैन एग्जिस्ट या कैन अराइज, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर का मतलब है तो वो इंसान ही है ना, गवर्नमेंट कोई नॉन लिविंग चीज़ तो नहीं है, लोग ही होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी है, कोई डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, कोई भी मिनिस्टर्स हैं किसी भी लेवल पे, एमएलएज हैं, एमपीज हैं तो ये ह्यूमन बींग्स. तो एक दूसरे के साथ इनका किस टाइप का रिलेशन है? डू दे वॉन्ट कॉर्डियल रिलेशन? कॉर्डियल मतलब अच्छा, प्यार भरा, ठीक ठाक चलने वाला, कंफर्टेबली कोऑर्डिनेट करने वाला, ऐसा उनका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, या दे वांट टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की इम्पोर्टेंस को कम करना चाहते हैं. तो हुआ क्या, 1990 से पहले, 1947 के बाद और 90 से पहले ना, अगर हम 47 को भी छोड़ दे, राउंड फिगर में करें तो 1950 से आप ले लो, राउंड फिगर में अगर करें तो 40 इयर्स का टाइम हो गया, 50 से 90. तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड, आपने, नाउ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. तो हमारे कंट्री में मेनली एक ही पार्टी का रूल रहा सेंटर में, दैट वाज द कांग्रेस पार्टी. वही वही थे, उन्हीं का ही रूल रहा ज़्यादातर टाइम. बीच में जैसे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, दो बार वो रहे. उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ही वाज आल्सो फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. उनके बाद मिसेस इंदिरा गांधी, अगेन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. उसके बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे. उसके बाद फिर 2-2.5 साल के लिए जनता पार्टी का रूल आया. उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का आया. मतलब कर करा के एक ही पार्टी का रूल रहा सेंटर में. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ, तो जब एक पार्टी का रूल होता है तो उसके बाद जो ज़्यादातर स्टेट की गवर्नमेंट्स थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय एक ही पार्टी थी फ्रीडम फाइट करने वाली, मतलब उस समय वो पार्टी तो नहीं थी, एक फ्रीडम मूवमेंट चलाने वाली एक मूवमेंट थी, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने वाली. तो बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस का ही रूल था, मतलब स्टेट में भी गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की, सेंटर में भी. तो जब दोनों में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, मतलब एक ही पार्टी है तो कंफर्टेबली काम चलता रहा. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, जब रीजनल पार्टीज भी आई, दूसरी पार्टियां भी सामने आई, तो क्या हुआ फिर, जो कांग्रेस पार्टी और बाकी की, जैसे तमिलनाडु में वहाँ की पार्टी बन गई, पंजाब में अपनी अलग से पार्टी बन गई या अलग अलग बनी. तो फिर जब डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट्स होती हैं इन सेंटर एंड इन स्टेट, अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट्स हैं, तो कई बार क्या होता था 90 से पहले उनमें काफ़ी मतलब डिस्प्यूट होता था या कंफर्टेबल नहीं होते थे एक दूसरे के साथ में. तो जब कंफर्टेबल नहीं होते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब जो सेंटर में थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर स्टेट्स में लगा दिया प्रेसिडेंट रूल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356. ठीक है. तो उस आर्टिकल को इम्पोज किया जा सकता है, मतलब सेंटर की गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है ऑन डिफरेंट बेसिस. वो अलग अलग वो डिटेल में वहाँ दिए हुए, हम अभी हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इस करके आई एम नॉट टेलिंग. तो अलग अलग बेसिस को मान के स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है. तो ऐसे बड़ी बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, बहुत सारी स्टेट वहाँ पे आपने आम ही बोलचाल में वर्ड यूज़ करते हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, वो लगा देते थे. तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो फिर वो एक तरह से इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वहाँ पे रूल होता है. ठीक है. तो ऐसे मतलब बड़े झगड़े से होने शुरू हो गए, अच्छा रिलेशन नहीं रहा बहुत सारी जगह के ऊपर. ठीक है. तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर 90 के बाद से, 1990 के बाद से, प्लीज अंडरलाइन, ये पीरियड बड़ा हैपनिंग पीरियड रहा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम 90s के डेकेड में बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी बनी, बहुत सारी रीजनल पार्टीज बनी. जैसे आपको याद होगा, एक आपने पढ़ा है 8th क्लास में भी पढ़ा है, शिवसेना है, या बिहार में वो लालू यादव की पार्टी है, या नीतीश कुमार की पार्टी है, या उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है. ऐसे और भी कई जगह, सबके तो नाम याद नहीं है, बट बहुत सारी जगह ऐसे रीजनल पार्टीज भी बनी. तो अब क्या हुआ, रीजनल पार्टीज बनने के बाद प्रॉब्लम एक और आ गई कि जो सेंटर में पहले एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, सिर्फ कांग्रेस की ही होती थी, अब क्या हुआ, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया. अब ऐसी गवर्नमेंट्स बनी, मतलब जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते थे तो किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिलती थी,
इतनी सीटें नहीं मिलती थी कि वो अपनी सेंटर में गवर्नमेंट बना सके। तो फिर क्या किया, उन सबको इकट्ठे होना पड़ता था। दे हैड टू मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट कि बार बार तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना, दूसरे दिन थोड़ी इलेक्शन होंगे। इट कंज्यूम्स करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस। इलेक्शन कोई सस्ता काम नहीं है कि जब दिल किया इलेक्शन करवा लिए। बहुत पैसा खर्च होता है, टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एक हेक्टिक एक्टिविटी है ये। तो इलेक्शन तो बार बार नहीं करवाए जा सकते थे। तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड आया कोलिशन गवर्नमेंट्स का कि भाई वेन एवर एनी, यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है कि वेन एवर एनी सिंगल पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी सीट्स, तो फिर क्या करती हैं कुछ पार्टीज आपस में मिलके वो इकट्ठे मिलके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब वो अगर इकट्ठे मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं तो देन दैट गवर्नमेंट इज नोन एज, ये बीच में दिया हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, अब आप देखो ये जरा राइट साइड पे देखो, वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून हैज बीन मेड। मैंने ये पेज की पिक नहीं ली है, आप अपनी बुक से देखो जरा। ये लिखा हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले होते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो है नीचे उन्होंने ये देखो बॉम्ब से लगाए हुए ना, पटाखे से लगाए हुए हैं सारे। वो पटाखे लगाने का मतलब है, और ये एकदम से ये जैसे अनार सा फूटता है ना दिवाली पे, तो एक ये एक जोक की तरह एक कार्टून बनाया गया कि भाई इतने सारे लड़ियों को लेके, इतने सारे छोटी छोटी पार्टियों को लेके वे बेचारे कैसे सेटल होके बैठे हुए हैं। बट ये नहीं पता कि अगर कोई भी पार्टी हिल गई है ना, जो क्रैकर से बनाए हुए हैं, ये नीचे साइकिल है, ये पत्ते का निशान है, ये कोई और 2-4 लोग बनाए हैं, मतलब दे आर शोइंग रीजनल पार्टी। किसी ने भी अपनी सपोर्ट वापस ले ली तो जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो गिर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर वो एज ए ह्यूमन बीइंग गिरना नहीं है, वो एक सिंबॉलिकली दिखाया है कि उनके गिरने का मतलब कि उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये इसका कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर कोई भी जो मेंबर पार्टी है, अगर वो खुश नहीं रहती है, धमकी देती है कि हमारी बातें मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे, तो अगर साथ छोड़ेंगे तो फिर पूरी सरकार ही गिर जाएगी। तो मतलब एक तरह से ये, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं एक दूसरे की, है ना। इकट्ठे मिलके चलेंगे तो फिर इकट्ठे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं निकलूंगा तो फिर सारे ही गिरेंगे। तो फिर वो उनकी बात माननी भी पड़ती है। कई बार वो बात सही होती है और कई बार गलत होती है। ज़्यादातर वो गलत ही होती है कि वो अपने मतलब इसी तरह के कामों के करके करप्शन ज़्यादा होती है। गलत मलत भी काम करें तो उनको सहन करना पड़ता है क्योंकि उनका साथ मिला हुआ है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अभी आप इसका एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रेजेंटली महाराष्ट्र में है। कैन एनीवन टेल कौन सी पार्टीज है वहाँ पावर में राइट नाउ? किन पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है? कैन यू टेल एनीवन? कांग्रेस एंड शिवसेना। एक और है वहाँ पे, कांग्रेस शिवसेना, ठीक है। एक और है, एनसीपी। हाँ एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो 3 पार्टियां मिलके वहां पर सरकार बना के चला रही हैं, ठीक। बट वो तीनों पार्टीज ये नहीं पता किस समय एक दूसरे को धक्का दे दें। तीनों के मुंह इधर उधर है, बट वो फायदे के लिए चल रहे हैं। ठीक है, जब तक सरकार है तब तक कितनी, अभी हम न्यूज में देखते हैं कितना वहां पे आता है, वो कितना करप्शन कर रही हैं तीनों ही पार्टियों के लोग, सारे मंत्री सब करप्शन में लगे हुए हैं। बट फिर भी वो साथ में चल रहे हैं कि ठीक है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो जब तक सरकार चल रही है तो जितना करप्शन कर सकते हैं कर लो। तो है तो ये गलत बात ही है ना, ये ठीक नहीं है, वहाँ के लोगों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। तो बट फिर भी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम वाला कंट्री है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो फिर तरह तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है ये वाले पेज के ऊपर भी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स है तो ठीक है मिलके काम करें, बट उसके करके बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करती रहती हैं, ठीक है जी। तो ये पेज की मैंने क्लिक नहीं किया क्योंकि हार्डली फ्यू लाइन्स वर देयर, तो इसमें यही बताया हुआ है। और वो आर्बिट्रेरी मैनर में काम करती हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने तरीके से काम करती हैं, मतलब सही तरीके से काम नहीं करती, जो एक प्रॉपर एक ऑनेस्ट वे से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं करती हैं, क्योंकि कोलिशन होता है तो एक दूसरे को मनाते ही रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है ये वाला जो हमारा पेज है, ये वाला पेज नहीं है, इसके बाद ये वाला जो पेज है, ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला, बिकॉज वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट नाउ, ठीक है। सो दिस वी विल डू टुमारो। यहाँ तक आपने लास्ट पेज तक सारा ध्यान से रीड करना है और पढ़ के रखना है, ठीक है जी। सो विद दिस आई होप यू ऑल हैव फिल्ड योर दिस अटेंडेंस फॉर्म बेटे, है ना। सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। थैंक यू ऑल।
एक्सक्यूज मी मैम। बेटे मैम जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे तब शिवसेना और बीजेपी दोनों कंबाइन थे, तो बट बाद में इलेक्शन के बाद वो दोनों टूट गए, तो फिर जो लोग थे उन्होंने तो यही समझ के वोट्स दिए होंगे कि वो दोनों कंबाइन है, फिर यस यस इलेक्शन कमीशन को दोबारा इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि पहले जो शिवसेना थी इन्होंने चीटिंग की। पहले तो दे ज्वाइंट हैंड्स, अलायंस थी इनकी बीजेपी के साथ में, मिलके इलेक्शन लड़ा है ना कि हम सरकार बनाएंगे, और उनको मेजोरिटी मिल गई। बाद में इन्होंने, शिवसेना वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा सीएम बनाओ, हमारी पार्टी का बनाओ। तो वो कहते कि ऐसा तो होना ही नहीं है, वहाँ पे सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, कि भाई उन्हीं के नाम पे उन्हीं को चीफ मिनिस्टर रखा गया कि भी आगे जीतेंगे तो इन्हीं को ही बनाएंगे। तो ये तो पहले आपस में इनका कोई समझौता ही नहीं हुआ था। बट शिवसेना ने उनके साथ जीत के बाद में चीटिंग की, उनका साथ छोड़ दिया। और बाद में ये जो लास्ट वाली 3 पार्टीज थी, सीट्स का यू विल बी सरप्राइज्ड, पहले नंबर पे थी बीजेपी, नंबर 2 पे सीटें मिली थी इसको शिवसेना को, नंबर 3 पे एनसीपी को, नंबर 4 पे कांग्रेस को। तो शिवसेना ने ये बीजेपी को छोड़ दिया। बाकी ये जो पीछे वाले 2 थे, मतलब लोगों ने तो उनको हराया ही था ना, बट वो 3 जो थे वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके उनके पास इतनी सीटें हो गई कि वो सरकार बना लें। तो जो सरकार बनती है वो मेजोरिटी देखते हैं, ये नहीं देखते भी किस क्या अलायंस किया था या क्या नहीं है। जो अपनी मेजोरिटी जाके दिखा दे गवर्नर के सामने, उसकी सरकार बन जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। वो इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी सीटें बना ली, मेजोरिटी दिखा दी तो उनकी बन गई। पर अब जैसे उनके वहाँ के हालात हैं, वो किसी समय भी गिर सकते हैं जिस तरह का वहाँ पे सिस्टम चल रहा है अभी, है ना। चलो ठीक है जी, फिर थैंक यू ऑल, आई एम गोइंग टू एंड द थैंक यू मीटिंग। मैम। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।